हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है गुप्त काल का प्रशासनिक व्यवस्था। तो आज हम गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं कमेंट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो आज हम पढ़ाएंगे गुप्त काल का प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। अगला पॉइंट है, एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी जिसके शासक उपारिक कहलाते थे। अगला पॉइंट है, भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। अगला पॉइंट है, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाते थे। तो पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी क्या कहलाते थे? तो दंडपाशिक कहलाते थे। अगला पॉइंट है, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चट एवं भट कहा जाता था। अगला पॉइंट है, प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम थी। तो प्रशासन की छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। अगला पॉइंट है, ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। तो ग्राम का प्रशासन था वह ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। अगला पॉइंट है, ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। तो ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था और अन्य सदस्य जो उसके सहायता करते थे ग्रामिक की उसे महत्तर कहलाते थे। अगला पॉइंट है, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। तो ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। अगला पॉइंट है, गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि विक्रय संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। तो गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि विक्रय संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। तो इससे पता चलता है कि गुप्त काल में से भूमि का विक्रय हुआ करता था। अगला पॉइंट है, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। अगला पॉइंट है, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। तो गुप्त काल में से आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। इसे 5 वर्गों में बांटा गया। पहला है क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि। तो यह इस भूमि पर कृषि किया जाता था। दूसरा है वस्तु, वसा करने योग्य भूमि। तीसरा है चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। चौथा है सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती, इसे बंजर भूमि भी कह सकते हैं, बंजर भूमि। पांचवा है अपरहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। तो अपरहत कौन भूमि होती थी? तो जंगली भूमि जिसमें जंगल होता था। अगला पॉइंट है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। तो गुप्त काल में जो प्रसिद्ध मंदिर थे वह कौन कौन थे उसके बारे में। तो मंदिर और स्थान कहाँ पर है वह मंदिर अभी वर्तमान में स्थित, या पहले भी कहाँ था? तो विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगुआ, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। तो शिव मंदिर भूमारा, नागोदर, मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नयाना, कुठार, मध्य प्रदेश में। अगला है 10 अवतार मंदिर, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोहा, नागोदर, मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर भीतर गांवा, कानपुर, उत्तर प्रदेश, जो ईंटों द्वारा निर्मित है। तो लक्ष्मण मंदिर एक ऐसा मंदिर है गुप्त काल का जो ईंटों द्वारा निर्मित था। अगला पॉइंट है
सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। तो गुप्त काल में से सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। अगला है श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। तो श्रेणी के प्रधान को क्या कहता था? ज्येष्ठक। अगला पॉइंट है गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल में से उज्जैन है से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो उज्जैन कहाँ पर है? शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में है। महाकाल की नगरी है, महाभोले की नगरी है उज्जैन। तो उज्जैन है से गुप्त काल में क्या था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगला पॉइंट है गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण या सोने की मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। अगला पॉइंट है कायास्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। तो कायास्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। अगला पॉइंट है जाति के रूप में कायास्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। अगला पॉइंट है विंध्या जंगल में सब्बर जनजाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो विंध्याचल जंगल है, तो मध्य प्रदेश में जो जंगल है विंध्या जंगल या विंध्याचल जंगल, उसमें एक जनजाति पाई जाती थी। कौन जनजाति? सब्बर जनजाति। सब्बर जनजाति के लोग ऐसे क्या अपने देवताओं को, अपने जो देवता थे उन देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाया करते थे। अगला पॉइंट है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोज राज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। अगला पॉइंट है गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। अगला पॉइंट है वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। तो वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? कुटनी। अगला पॉइंट है गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। तो गुप्त काल के लोग कौन धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे और उन्होंने वैष्णव धर्म को ऐसे राजधर्म बनाया था। अगला पॉइंट है विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। तो विष्णु का जो वाहन था गरुड़ पंछी, वह गुप्तों का राज चिन्ह था। अगला पॉइंट है गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का 10 अवतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 में गुप्तकालीन है। तो अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अगला पॉइंट है गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। तो गुफा संख्या 17। अगला पॉइंट है
अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अगला पॉइंट है गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा। तो गुप्त काल में से निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ नामक स्थान पर विंध्या पर्वत को काटकर बनाई गई थी। तो यह बाघ की गुफा कहाँ पर है? जिला धार मध्य प्रदेश में है। यह बाघ की गुफा विंध्या पर्वत को काटकर बनाई गई थी। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। इनकी 2 पुस्तक है, मेघदूत और दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी थे। अगला पॉइंट है गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र। तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत में जो लिखा गया पुस्तक है को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। तो पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह और चौथा है लबद प्रणाश और पंचमा है अपरीक्षा कारित्व। अगला पॉइंट है आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे और आर्यभट्ट ने ही सबसे प्रथम बताया था कि सूर्य है से स्थिर है और पृथ्वी है से सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान। पहला है वराह मिहिर, दूसरा है धन्वंतरी, तीसरा है ब्रह्मगुप्त, चौथा आर्यभट्ट, पांचवा है कालिदास आदि थे। अगला पॉइंट है पुराणों की वर्तमान रूप की रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। तो पुराणों जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है पुराण, उसका से वर्तमान रूप की रचना से गुप्त काल में हुई है। अगला पॉइंट है संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा था। तो संस्कृत जो भाषा है वह गुप्त राजाओं का शासकीय मतलब बोलचाल की भाषा थी। अगला पॉइंट है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक्का कहा जाता था। अगला पॉइंट है अज्ञवल्क्य नरद कात्यायन बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। तो अज्ञवल्क्य नरद और कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना कब हुई है? तो गुप्त काल में हुई है। अगला पॉइंट है मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ है। तो जो मंदिर बनाने की जो कला है उसका जन्म हुआ है गुप्त काल में हुआ है। अगला पॉइंट है त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास
गुप्त काल में हुआ। तो त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। अगला पॉइंट है गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास 13 नाट्य इसी काल के हैं। तो गुप्त काल लौकिक साहित्य के सर्जना के लिए स्मरणीय है, मतलब महत्वपूर्ण है। भास 13 नाटक इसी काल के हैं। अगला पॉइंट है शूद्रक का लिखा नाटक मृक्ष कटिकम या माटी के खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। अगला पॉइंट है कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। तो कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और एक महिला शकुंतला की प्रेम की कथा प्रथम भारतीय रचना है। यह अभिज्ञान शकुंतलम है से प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपियन भाषाओं में हुआ है। और ऐसी दूसरी रचना है, मतलब ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता, जिसके यूरोपियन भाषा में अनुवाद किया गया है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल में हुआ क्या कि भारत से बहुत ही विकसित हुआ था और सांस्कृतिक उपलब्धियों का विकास बहुत अधिक हुआ था। इसीलिए भारत को उसी गुप्त काल को ही सोने की चिड़िया कहा गया है। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जोश, नए लक्ष्य और नए उमंग के साथ फिर मिलेंगे।